हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमडीजीज और एसडीजीज के पीवाईक्यूज़ को। ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन, साथ ही 17 जो लक्ष्य हैं आपके, इनको याद करने की ट्रिक, मतलब एक स्टोरी के फॉर्म में। साथ ही पीवाईक्यूज़ को भी हम डिस्कस करेंगे और रिलेट करके किससे, करंट अफेयर्स के डाटा से। ठीक है, जो अभी करंट की डाटाज हैं 2022 के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई है अभी, उसके आधार पे इन सारी चीज़ों को रिलेट करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। डेवलपमेंट मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंकड़े के आधार पर ही पूछा जाता है और वर्तमान के जो रिपोर्ट होती है, जैसे कि 2020-21 में जो भी एग्जाम हुआ था, तो उस अभी आप देखिएगा क्वेश्चंस उस तरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उस समय की वर्तमान की रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से ऐसे, देखिए थोड़ा सा हम लोग इसके डिटेल में पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ देखिए धारणीय या सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर सतत विकास शब्द की जो उत्पत्ति है आवर कॉमन फ्यूचर, इस शब्द से हुई थी। ठीक है, इसका जो मेन क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर नामक पत्र में हुई थी, जिसे ब्रंटलैंड आयोग द्वारा जारी किया गया था। सतत विकास विकास का ऐसा प्रकार है जो भविष्य की पीढ़ियों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता के साथ बिना कोई समझौता किए हुए अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, अवधारणा है, वर्तमान की आवश्यकता, भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख के इसका विकास किया जाता है। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य क्या है, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण और उचित प्रबंधन। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर 1987 में WCED द्वारा, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा आवर कॉमन फ्यूचर ब्रंटलैंड रिपोर्ट ये है जारी किया गया था। ठीक है, तो ये शॉर्ट में चीज़ें बता रहे हैं, इसका फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिए, WCED। कई बार आपको मैचिंग में भी ऐसे दे सकता है कि WCED दिया और इसको आपको मैच करना है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट की बात कहता है। तो यहाँ पर देखिए विश्व पृथ्वी सम्मेलन, वर्ल्ड अर्थ समिट जो है 1992 में हुआ था। ठीक है, रियो घोषणा कहा गया है ना। रियो घोषणा क्यों कहा गया, क्योंकि ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 के जून माह में विश्व पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और इसका आयोजन किया किसने था, UNCED। UNCED क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसके रूप में किया गया था और रियो नामक शहर में हुआ था, तो इसलिए इसको रियो समिट कहा गया। ठीक है, इस सम्मेलन का जो मूल मंत्र था क्या, एक पृथ्वी। इसके आधार पे ये कहा गया कि एक पृथ्वी से आशय है कि पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा की दृष्टि से पृथ्वी सभी के लिए एक है और पृथ्वी को बचाने के लिए सभी राष्ट्रों को मिलकर एक प्रयास करना चाहिए, एक सम्मिलित प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इस सम्मेलन में जहाँ पर वैश्विक स्तर पर पर्यावरण कार्यक्रम की समीक्षा की गई, वहीं 21वीं सदी में जो एजेंडा 21 आप देख रहे हैं, 21वीं सदी में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर, ठीक है, एक व्यापक दस्तावेज एजेंडा 21 पेश किया गया। एजेंडा 21 यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की रिपोर्ट पेश की गई। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से CO2 की मात्रा में हो रही बढ़ोतरी, प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित शोषण से उत्पन्न हुई समस्याएं, ओजोन लेयर की जो है ओजोन जो परत की इसकी क्षति, ठीक है, और इससे संबंधित समस्याएं जो भी इससे डिसीजेस हो रही थी वो, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग में जो है इंक्रीमेंट हुआ और प्रदूषण की भयावह होती समस्या है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी पर, इन सब जो विषय पर यहाँ पर चिंतन मनन किया गया और स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन के बाद के पर्यावरण कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। तो एजेंडा 21 में इस तरह के ये इतने सारे काम हुए। ठीक है, तो आपको समझ में आया एजेंडा 21 क्या हुआ। अब देखते हैं, अब ये जो 17 धारणीय लक्ष्य थे इनको हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में सीधे से पूछे जाते हैं कि चौथे नंबर का लक्ष्य क्या है, तीसरे नंबर का क्या है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या कह रहा है, गरीबी की समाप्ति। अगर गरीबी नहीं होगी तो भूखमरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा जीरो हंगर हो गया। अब भूखमरी नहीं होगी तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सभी को फूड की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो भूखमरी नहीं होगी तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तीसरा हमको टारगेट हमारा क्या है कि स्वास्थ्य अच्छा होगा। फिर जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो पढ़ाई में मन लगेगा, तो मतलब क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगी चौथे नंबर पे। उसके बाद जब एजुकेशन मिल गई तो पढ़ने लिखने से क्या होगा, अब जो मेल फीमेल का भेद भी मिट जाएगा, मतलब लैंगिक समानता मिलेगी। 5वें नंबर की बात हो गई।
छठे नंबर पे हम बात करें तो यहाँ पर देखिए समानता के कारण अब व्यवहार में भी चेंज आएगा, है ना। अब आदमी अपनी ज़रूरतों को ध्यान देगा। तो यहाँ पर देखिए वाटर को क्लीन रखेगा, क्लीन वाटर और सैनिटेशन पे ध्यान रखेगा, मतलब कि वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए, घर हो या बाहर हो, ठीक है। अब वॉशरूम वगैरह में क्या होगा, लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, घर में भी लाइटिंग होनी चाहिए। तो लाइट मतलब लगाने के लिए आपको क्या है कि एनर्जी कंजम्पशन कम हो, इसको ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, एलईडीज लगाएंगे। तो एनर्जी क्या होगा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, है ना। एनर्जी क्लीन रखने के लिए हम एलईडीज का व्यवस्था करेंगे। सस्ती भी पड़ती है, इकोनॉमिक भी होती है और अच्छी भी रहती है, तो एनर्जी कंजम्पशन भी कम होता है। उसके बाद देखिए इतना सब करने के लिए फिर डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो यहाँ पर अच्छा काम भी होगा और आर्थिक विकास होगा। मतलब कि जब ये सब हम कर लिए इतना, तो करने के लिए हमको अब डिसेंट वर्क भी करना पड़ेगा, जिससे अब जब डिसेंट वर्क होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ होने के लिए हमको क्या करना है, कुछ उद्योग धंधे खोलने पड़ेंगे, उद्योग होंगे, इंडस्ट्रीज होंगी गाँव में, और इस तरह से क्या होगा, इनोवेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है बढ़ोतरी होगी। तो नवा लक्ष्य हो गया आपका कि सबको अब काम मिलने लगा और उद्योग धंधे बन गए, है ना, सबके लिए रोजगार की व्यवस्था हो गई। अब जब सभी को काम मिला तो क्या होगा, रिड्यूस इनइक्वालिटी, देश के बीच में असमानता की कमी हो जाएगी, असमानता में कमी होगी, मतलब गरीब अमीर का भेद मिट जाएगा। अब असमानता कम हो गई तो यहाँ पर देखिए गांव शहर में बदलने लगेगा, मतलब बहुत सी आधुनिक चीज़ें जो गांव में नहीं थी अब वो होने लगेंगी। जैसे सबसे पहले कि बिजली की व्यवस्था नहीं थी, वो यहाँ पर हो जाएगी, तो बहुत से चीज़ें आपकी वैसे ही अवेलेबल हो जाएंगी। तो असमानता कम होने से सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, सस्टेनेबल सिटी का इनोवेशन यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। अब ये हो गया आपका 11वां। उसके बाद अब लोग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने लगेंगे, तो कंजम्पशन और प्रोडक्शन पे भी ध्यान देंगे, स्थायी उपभोग और उत्पादन, क्योंकि अब यहाँ पर चीज़ें उनको मिलने लगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब वो कंज्यूम करेंगे चीज़ों को तो अब प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे, है ना। तो इस तरह से अब जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, क्लाइमेट पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो अब हमें क्लाइमेट एक्शन पे भी काम करना है, जलवायु कार्रवाई 13वां लक्ष्य हो गया आपको, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज की तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लाइमेट एक्शन लेने से अब यहाँ पर देखिए जल के नीचे जीवन और भूमि पर जीवन, ये दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, तो इन सब की जो है व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकेगी। तो जल के नीचे जीवन, जो भी जीव जंतु हैं वो सुरक्षित रहेंगे, जल के नीचे जीवन भी रहेगा, और भूमि के ऊपर भी जो भी, भूमि पर जीवन मतलब भूमि के ऊपर जो भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब की भी सुरक्षा हो सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किससे हो गई, क्लाइमेट एक्शन के द्वारा हो गई। अब क्या होगा, वातावरण अच्छा होने से सुख शांति और समावेशी समाज बढ़ेगा, इंक्लूसिव जो है सोसाइटी का यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो न्याय रहेगा, सुख शांति रहेगी, आपस में न्याय संगत रहेगा, शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। सुख शांति रहेगी तो क्या होगा, मनुष्य लक्ष्य हासिल करने के लिए साझेदारी, अब जब मतलब उसको सारी चीज़ें मिलने लगी तो आप क्या करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा, नेचर के बीच में पार्टिसिपेट करेगा, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेगा। क्योंकि पहले क्या था कि अगर उसमें कोई कमी है तो वो अपनी ही चीज़ों में उलझा रहेगा, लेकिन अब क्या करेगा, वो लक्ष्य हासिल करने के लिए साझेदारी करेगा, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को आप याद रखिएगा, ये 17 लक्ष्य आपको इसी तरह स्टोरी फॉर्म में याद हो जाएंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है MDGs क्या थे। तो यहाँ पे देखिए 189 सदस्य राष्ट्रों के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। ये जो 8 है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और 2015 तक इनको भी प्राप्त किए जाने पर सहमति हुई। तो इसमें क्या क्या है, अतिशय निर्धनता और भूख का उन्मूलन, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धि, ठीक है। और फिर देखिए लैंगिक समानता, यहाँ पर भी उसी को बात किया गया, बाल मृत्यु दर को कम करना, मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार करना, HIV, एड्स, मलेरिया, अन्य रोगों का मुकाबला करना, पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित करना, और विकास हेतु एक वैश्विक भागीदारी विकसित करना, ठीक है। यहाँ पर भी पार्टिसिपेशन की बात की गई है। तो ये हो गए आपके MDGs और SDGs। अब हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों वर्ष 2015 में सतत विकास लक्ष्य 4 से संबंधित मामलों में कौन सा कथन लक्ष्य अपनाया गया था। तो आपको पता है ना कि सबसे पहले गरीबी की बात हुई थी, फिर भुखमरी की बात हुई दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे जब भुखमरी नहीं होगी तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा है तो पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, तो मतलब क्वालिटी एजुकेशन। तो चौथे नंबर पे क्या आया, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है देखिए, अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020
ठीक है, क्योंकि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर 2020 के अकॉर्डिंग है टॉप रैंक कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ SDGs इंडेक्स। ठीक है, इसके जो है इंडेक्स के आधार पे यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें देखिए ये 2020 की यहाँ पर रिपोर्ट है। इसमें देखिए स्वीडन पहले नंबर पे है, फिर डेनमार्क है, फिनलैंड है और फ्रांस है। तो जब ये क्वेश्चन आपके इस तरह बनते हैं तो या तो टॉप रैंक की कंट्री पूछी जाती है, तो लास्ट की पूछी जाती है, और इंडिया की पोजीशन उनमें क्या है, इंडिया की रैंक क्या है, ये पूछे जाते हैं। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 2022 के अकॉर्डिंग मैं आपको एक वीडियो पूरी बना दूंगी। अभी हम इसका यहाँ पर देखिए 2020 के अकॉर्डिंग स्वीडन हुआ इसका आंसर, लेकिन 2022 के अकॉर्डिंग हम देख लें तो यहाँ पर फिनलैंड है पहले नंबर पे। ठीक है, अब देखिए 2022 के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN के द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया, और ये इस रिपोर्ट का 7वां संस्करण था, 7th एडिशन है। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, संकट से सतत विकास तक, SDG वर्ष 2030 और उससे आगे के रोड मैप के रूप में। ये इसका जो है मूल मंत्र था, थीम था। ठीक है, इसका वाक्य था। अब यहाँ पर कुल इस सूचकांक के अंतर्गत 163 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई, और 163 में 121वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उसी में टॉप मोस्ट क्या है, फिनलैंड है, और उसके बाद ये टॉप 5 की कंट्रीज़ हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आपको एक अदर वीडियोस में पूरा आपको बना दूंगी। तो ये आपका करंट का टॉपिक यहाँ से तैयार हो जाएगा, क्योंकि करंट से पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे कह रहा है लोगों को UV विकिरण के संपर्क से बचाने में मदद करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान देता है। अब ये कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कौन से लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पहले मतलब समझिए कि ये किस लिए बनाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करके ओजोन परत की रक्षा के लिए 1987 में जो है बनाया गया था, और ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो प्रोटोकॉल ने ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को सफलतापूर्वक कम कर दिया और लोगों को अल्ट्रावायलेट रेज के जोखिम से बचाने में मदद की। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मेन, अगर आप 2 वर्ड में कहें तो क्या है, ओजोन डिप्लीशन लेयर को यहाँ पर इसको बचाना था। ठीक है, ओजोन परत क्या करती है, यहाँ पे हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करती है ना। तो इस तरह से अब इसके लक्ष्यों को देख लें तो कौन कौन से ऐसे लक्ष्य थे। तो अब आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि कौन कौन से लक्ष्य हैं जो कि यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते हैं, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बातें उसमें संबंधित हैं। जैसे कि लक्ष्य 3 में कहा गया अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती। तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे मिलेगा, क्योंकि जब अल्ट्रावायलेट रेज जो है ये हमें क्या करती है, मतलब सूर्य से आ रही है ये किरणें, तो ये त्वचा में कैंसर, आइज़ में जो है परेशानी, मतलब जो आइज़ की डिसीज़ हैं, और स्वास्थ्य संबंधी अन्य परेशानियों को यहाँ पर मतलब प्रदान करती हैं ना। अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा हमें ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा कि SDG जो 3 जो था लक्ष्य, ये हमको अच्छा स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो पहला लक्ष्य हो गया 3 नंबर का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखें 11 नंबर कहा गया सतत शहर और समुदाय। तो अल्ट्रावायलेट जो रेस थी इसके खतरे को कम करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शहरों और समुदायों को स्वस्थ और अच्छा वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, तो सतत शहर और समुदाय 11वें लक्ष्य में आपको यही कहा गया कि गांव शहर में बदलने लगेगा, है ना, असमानता कम हुई और गांव शहर में बदलने लगा। तो SDG 11 भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, 3, 11 और 14 और 15। अब 14 में क्या कहा गया था, जो सबसे लास्ट के थे 2 एक साथ थे ना, जल के नीचे जीवन और भूमि पर जीवन। तो ये 14 और 15 में कहा गया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या करता है, समुद्री जीवन के संरक्षण में भी योगदान देता है। ओजोन लेयर्स हानिकारक अल्ट्रावायलेट को समुद्र में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, तो UV रेस को जब रोक दिया जाएगा तो क्या होगा कि जो समुद्र का जल का जो जीवन है वो भी सुरक्षित रहेगा। और भूमि पर जीवन जो SDG 15 में कहा गया, तो यहाँ पर क्या होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैव विविधता के संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और प्राकृतिक आवास को भी सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका 3, 11 और 14, 15। इन सब लक्ष्यों के द्वारा हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को संबंधित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ देम रैंकिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020। देखिए 2020 से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे गए ना, और सभी को हम रिलेट करके पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2020 के अनुसार यहाँ पर देखिए
जो रैंकिंग प्रदान की गई थी वो कैसे थी। ये काफ़ी वैसे टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया था, क्योंकि इतनी लंबी रैंकिंग कौन याद रखेगा, या तो टॉप 5 की याद रखेगा, इंडिया की पोजीशन याद करेगा, या लास्ट का। तो यहाँ पर देखिए यूएसए को जो रैंकिंग मिली थी वो 31 नंबर मिला था, ठीक है। चाइना को मिला 48, यहाँ पर चाइना को 48 मिला था। ब्राज़ील को मिला 53, ठीक है, ये ब्राज़ील को मिला। और रशिया को मिला था 57, ठीक। और उसके बाद इंडिया का था 117, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया की, अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रैंकिंग बना सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी पहले मतलब किस नंबर पे आएगी जिसकी रैंकिंग कम है ना। तो इस तरह से यहाँ पर आप इस तरह को ऐसे जो है रैंकिंग बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। इसमें पावर्टी भी होता है, नो पावर्टी, ज़ीरो हंगर और एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन, ये तो कहीं नहीं कहा गया, ये नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन और जेंडर इक्वेलिटी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर देखिए सतत विकास लक्ष्यों में निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है। तो किसके बारे में कहा गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में किसके बारे में कहा गया है। तो ये देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, जिसमें कि यहाँ पे बात जो की गई है ऊर्जा दक्षता में सुधार को वैश्विक दर को दोगुना करना। यहाँ पर ऊर्जा दक्षता के बारे में कहा गया है, तो ये सी ऑप्शन जो है आपका ये सही है। वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार को वैश्विक दर को दोगुना करना, ठीक है। यहाँ पर मृत्यु दर वाली बात कोई नहीं की गई थी, और प्रति व्यक्ति यहाँ पर भी कुछ नहीं कहा गया था। समुद्री तटीय और समुद्री क्षेत्रों का संरक्षण, इसके बारे में भी कोई बात नहीं की गई, जो ये ऑप्शन कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो जल मतलब जल के नीचे जीवन और भूमि पर जीवन की बात की गई थी, तो ऐसा कुछ तो कहा नहीं गया था, है ना। तो इस तरह से ये बात है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग के SDG सूचकांक 2019-20 के अनुसार भारत में SDG 9 पर सबसे बेहतर निष्पादन करने वाला राज्य कौन है। SDG 9 उद्योग, नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, कि मतलब यहाँ पर इनोवेशन की बात जब की गई थी, तो 2019-20 के अनुसार कह रहा है यहाँ पर। तो इसका जो राइट ऑप्शन था तो वो था आपका केरल और गुजरात, ठीक है। ये 2 ऑप्शन सही थे। यहाँ पर SDG जो गोल 9 था ये उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे से था, तो यहाँ पर इसने केरल और गुजरात को कि जो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 88 अंक दोनों ने प्राप्त किए थे। तो गुजरात और केरल, ठीक है, केरल और गुजरात दोनों ये ऑप्शन, इसने 88 नंबर यहाँ पे रैंकिंग प्राप्त की थी, ठीक। तो ये हो गया आपका, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए ये सब करंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको एक वीडियो मैं बना के ज़रूर दूंगी। अब देखिए सतत विकास लक्ष्य 12, सतत उपभोग और उत्पादन के तहत लक्ष्यों में से एक लक्ष्य खुदरा और उपभोक्ता, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, प्रति व्यक्ति खाद्य अपशिष्ट को कम करना है, तो कितना कम करना है ना। तो ये सब याद करने वाले ही हैं, कोई इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बस याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका SDG जो लक्ष्य 12 था, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, इसके बारे में बात की गई थी, कि कंजम्पशन और प्रोडक्शन की बात की गई थी 12, है ना, कि जब रिस्पॉन्सिबल हो गए लोग, शहर में मतलब गांव शहर में बदलने लगा, रिस्पॉन्सिबल होने लगे, तो क्या होगा, कंजम्पशन और प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। तो इसमें जो इसका जो परसेंटेज था कितना 1/2, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, देखिए अब यहाँ पे ब्रिक्स देशों के सही अनुक्रम को पहचानना है। 2020 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य सूचकांक के संदर्भ में ब्रिक्स देशों के सही अनुक्रम को पहचानना है। तो इसमें जो ब्रिक्स देशों का क्रम था, इसमें सबसे पहले चाइना आता है, ठीक है, पहले नंबर पे चाइना है पहले नंबर पे, उसके बाद आपका आता है ब्राज़ील दूसरे नंबर पे, फिर रूसी फेडरेशन तीसरे नंबर पे, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका फिर चौथे नंबर पे है, और इंडिया सबसे लास्ट 5वें नंबर पे। तो इस तरह से अब आप रैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो एक वीडियो मतलब आपको चाहिए कि मैं उसके बारे में पूरा डिटेल आपको दे दूं और आप फिर उसको याद कर लें, क्योंकि इसी तरह से, क्योंकि अब 2020 की रिपोर्ट तो नहीं पूछेगा, लेकिन इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 10वां नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीड एजेंसी
फॉर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लीड एजेंसी कौन सी है? एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर यूनेस्को है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अदर एग्जाम में आया था, नेट में तो नहीं आया लेकिन अदर एग्जाम में आया था। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ले लिया क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा। यहाँ पर देखिए 2030 के जो शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को का जो मेन एम था, यहाँ पर इसके लिए एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यूनेस्को को यहाँ बनाया गया पाठ्यक्रम बदलने के लिए और आवश्यक जो व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन हैं उनको लाने के लिए यहाँ पर इसको जो है बनाया गया, ठीक है। यूनेस्को का ही मेन एम था कि इस तरह से पाठ्यक्रम और एजुकेशन के बारे में यहाँ पर ये बनाए। यूनेस्को के जो 5 मुख्य क्षेत्रों का काम क्या था, इन्होंने बताया कि नीति को आगे बढ़ाना, दूसरा था लर्निंग एनवायरनमेंट को चेंज करना, एजुकेशन की बात कह रहे हैं, और शिक्षकों की क्षमता निर्माण, उसके बाद चौथा था युवाओं को सशक्त बनाना और स्थानीय स्तर की कार्रवाई को तेज़ करना। ये इनके 5 थे अलग क्षेत्रों के काम थे, ठीक है, एजुकेशन की फील्ड में। और आपको पता है ब्रंटलैंड कमीशन, ये तो पता ही है कि सतत विकास के लक्ष्य की ओर मदद करना और इसका जो है मुख्य एम था, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इसी की रिपोर्ट आई थी, है ना, आवर कॉमन फ्यूचर, इसी में दिया गया था। और उसके बाद यूनिसेफ आपको पता ही है कि क्या है ये यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है। तो यूनिसेफ आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, मतलब ऐसे याद करिए कि चिल्ड्रंस के लिए इमरजेंसी फंड की बात व्यवस्था करती है। यूएनडीपी क्या है? यूएनडीपी यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, देशों को गरीबी उन्मूलन और स्थायी आर्थिक विकास के लिए मदद करती है। तो इस तरह से बाकी सबको भी हमने जान लिया और यूनेस्को के बारे में भी जान लिया, ठीक है। तो लीड एजेंसी के बारे में कभी आएगा तो कौन है? यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके PYQs थे और इससे संबंधित जो रिपोर्ट अब है लेटेस्ट, वो मैं आपको वीडियो में दे दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक।